हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? वो टॉपिक है जो स्टेट्स ऑफ मैटर को, केमिस्ट्री को फिजिक्स से अलग कर रहा है। इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए फिजिक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये केवल केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री में क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अपने पास है Z। अब आप सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? ये है क्या? तो अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है वो था डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर विच इज एक्सप्लेन्ड बाय वॉन डेर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। वी हैव टू करेक्शन टर्म्स, वन इज प्रेशर करेक्शन टर्म एंड अदर इज वॉल्यूम करेक्शन टर्म। ठीक है, और जिनका रीजन अपन ने देख लिया, IMF और वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल। अब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसको डिफाइन कर रहा है? दिस डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। द टर्म which is used to define the deviation of real gas from ideal behavior is known as compressibility factor। अपन ने क्या देख चुके हैं? रियल गैस का आइडियल बिहेवियर से डेविएशन का रीजन देख चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि वो टर्म जो इस डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, दैट टर्म इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बोलो, क्लियर है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? वो टर्म, द टर्म विच इज यूज्ड टू डिफाइन डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कल अपन ने इसके रीजन देखे थे, आज अपन टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन? nRT। अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को डिफाइन करना चाहूं तो इट इज द रेशियो ऑफ PV एंड nRT। व्हाट इज Z? व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? रेशियो ऑफ PV एंड nRT। तो अगर मैं कहना चाहूं फॉर आइडियल गैस Z इज इक्वल्स टू, तो PV अपॉन nRT कितना आ जाएगा? 1। फॉर आइडियल गैस Z इक्वल्स टू 1। फॉर रियल गैस Z नॉट इक्वल्स टू 1, और मैं कह दूं Z लेस देन 1 और Z ग्रेटर देन 1। बोलो, बात समझ में आ गई? व्हाट इज Z? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नाम की अगर मैं बात करूं, द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी यानी कंप्रेस होने की जो नेचर है, आइडियल की और रियल की दोनों की अलग अलग है। अपन कल कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे और बहुत ज़्यादा लो प्रेशर पे हम कंप्रेसिबिलिटी अगर बात करते हैं, रियल और आइडियल दोनों का बिहेवियर अलग अलग शो होता है। ठीक है, एक और तरीके से Z या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं, V रियल अपॉन V आइडियल। V रियल अपॉन V आइडियल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस का जो रेशियो आएगा दैट इज नोन एज Z। ठीक है, ये रेशियो भी क्या है अपने पास? Z। अब अगर मैं बात करता हूं इस Z के ग्राफ की विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर, ये प्रेशर कितना है? 0। 0 प्रेशर का मतलब है कि दुनिया की जो भी रियल गैस है वो बिहेव एज एन आइडियल गैस। यानी सबके लिए Z कितना हो जाएगा? 1। यानी हर ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यहीं से। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन आइडियल गैस? कोई इफेक्ट नहीं होता, Z हमेशा कितना रहता है? 1। ध्यान से समझना, फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस का ग्राफ है। ठीक है, आइडियल। तो आइडियल गैस के लिए किसी भी प्रेशर पे Z हमेशा 1 रहेगा। क्लियर? अब अगर मैं रियल गैस की बात करता हूं तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैसेस शो डिफरेंट बिहेवियर एट डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस। जैसे मैंने कहा
हाइड्रोजन और हीलियम की अगर बातें करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, तो फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम Z always greater than 1, Z always greater than 1 हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। द रीजन बिहाइंड दिस कि हाइड्रोजन और हीलियम में हम क्या कंसीडर नहीं करते, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन नहीं करते, यहाँ केवल क्या है, रिपल्शन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन और हीलियम में क्या प्रेजेंट है, केवल रिपल्शन प्रेजेंट है, यानी इन दोनों के लिए Z हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1, और Z ग्रेटर देन 1 क्या डिफाइन करता है, रिपल्शन। क्या डिफाइन करता है, रिपल्शन। बोलो क्लियर है। प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, Z की वैल्यू 1 से ग्रेटर 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 और ग्रेटर। द रीजन बिहाइंड दिस द रिपल्शन प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस मॉलिक्यूल्स। अदर गैसेस की अगर बात करते हैं, तो बाकी गैसेस का ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ये ग्राफ नाइट्रोजन का O2 CH4 CO2, ये CO2 CH4 O2 और ये N2। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग में अगर बात करते हैं CO2 के लिए ले लो, तो CO2 के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, ये डिक्रीज। ये Z क्या है, मिनिमम। Z की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, बता सकते हैं किसको एक्सप्लेन करता है, Z लेस देन 1 मीन्स अट्रैक्शन। ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, अट्रैक्शन। Z लेस देन 1 एक्सप्लेन द अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, व्हाइल Z ग्रेटर देन 1 एक्सप्लेन द रिपल्शन प्रेजेंट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। और जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे Z की वैल्यू वापस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। आफ्टर अ सर्टेन कंडीशन ऑफ प्रेशर, ये वो कंडीशन ले ली मैंने प्रेशर की, ये प्रेशर की वो कंडीशन है जिसके बाद Z क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। यानी आफ्टर अ सर्टेन कंडीशन ऑफ प्रेशर रियल गैस इज नॉट फर्दर कंप्रेस्ड। हम रियल गैस को किसी एक लिमिट तक तो कंप्रेस कर सकते हैं, उसके बाद कंप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए उनकी कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी नेग्लिजिबल। क्यों, वहाँ रिपल्शन वापस इंक्रीज हो गया, रिपल्शन आ गया। Z ग्रेटर देन 1 का मतलब है रिपल्शन। तो पहले तो रियल गैसेस के लिए क्या रहता है, Z लेस देन 1, जो किसको एक्सप्लेन करता है, अट्रैक्शन को या IMF को। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन कंडीशन ऑफ प्रेशर क्या बोलेंगे अपन, कि अब रियल गैस को हम फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते, या वहाँ पर अब रिपल्शन इफेक्टिव हो चुका है, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल हो चुकी है, इसलिए Z ग्रेटर देन 1 हो चुका है। बोलो बात समझ में आ गई। ये ग्राफ समझ में आया Z का, Z मीन्स PV अपॉन nRT का ये ग्राफ है विथ रेस्पेक्ट टू P। जैसे जैसे P इंक्रीज कर रहे हैं, डेविएशन आपको दिख रहा है। नीचे वाला अपने को अट्रैक्शन की बात करनी है, ऊपर वाले में रिपल्शन की बात करनी है, और Z इक्वल्स टू 1 का मीनिंग हो गया आइडियल बिहेवियर। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि Z लेस देन 1 का मीनिंग क्या है। Z लेस देन 1 कब आएगा, Z लेस देन 1 आएगा जब V रियल क्या होगा, कम होगा किससे, V आइडियल से। V रियल कम होने का मतलब क्या है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो रियल गैस मॉलिक्यूल वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे कंपैरेटिव टू आइडियल। बोलो बात समझ में आ गई। अगर Z ग्रेटर देन 1 है, Z ग्रेटर देन का मतलब V रियल ज़्यादा किससे, V आइडियल से। अरे बोला है ना, यानी अब गैस को हम रियल गैस को फर्दर कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस इज मोर देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस को तो 0 वॉल्यूम तक कंप्रेस कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से भी हम Z लेस देन 1 और Z ग्रेटर देन 1 को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना, Z इक्वल्स टू 1 कब होता है, Z नॉट इक्वल्स टू 1 कब होता है, Z लेस देन 1 कब होता है, और Z ग्रेटर देन 1 कब होता है। ये अपने पास हो गई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दिस इज ऑल अबाउट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने से पहले एक अपने पास डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ और एक अपने पास
ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों लॉज को, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ और ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। देन अपन बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की। तो डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ क्या है, मान लेते हैं एक कंटेनर में अपने पास 2 और मोर देन 2 गैसेस का मिक्सचर है, देन द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल्स टू, टोटल प्रेशर निकालना है इस गैसियस मिक्सचर का अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल गैसेस, P total is equals to total pressure of gaseous mixture is equals to sum of partial pressures of all gases present in the container। यानी अगर 3 गैस है तो P1 प्लस P2 प्लस P3, 2 ही होती है तो P1 प्लस P2। अब अगर बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर? तो पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, moles of one component upon total moles into total pressure, या मैं कह दूं ये क्या है, मोल फ्रैक्शन into P total, this is called partial pressure। partial pressure is equals to mole fraction of the component into total pressure। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर अपन बेस्ड, आपको समझ में आ जाएगा डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ क्या है। तो जैसे अपन बात करते हैं 2 मोल हाइड्रोजन प्लस 3 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है और टोटल प्रेशर कंटेनर का गिवन है 10 atm। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स 2 + 3 इंटू टोटल प्रेशर 10, कितना आ गया 2/5 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 5 × 5 2 × 4 atm। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर। अब यहाँ मोल्स देने की जगह वो क्या कर देता अपने को क्वेश्चन में, 2 ग्राम H2 दे देता प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन दे देता, 2 ग्राम H2 और 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अपने पास मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो पहले इस वेट इन ग्राम्स को किस में चेंज करेंगे, मोल्स में। मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 2, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 32। तो ये कितने मोल्स हो गए 1, ये भी कितने मोल्स हो गए 1। तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता पार्शियल प्रेशर की, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल्स इंटू यहाँ टोटल प्रेशर जो भी गिवन होता मान लेते हैं 1 atm अगर है, दिस इज टोटल प्रेशर, तो इंटू 1। PO2 अगर कैलकुलेट करना होता तो मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर जो 1 atm है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो चाहे आपको मोल्स दे दे, चाहे वेट दे दे, चाहे नंबर दे दे, चाहे वॉल्यूम दे दे, वी नो द फॉर्मूला ऑफ मोल। एक है वेट का, एक है नंबर का, एक है वॉल्यूम का। उन तीनों से अपन मोल कैलकुलेट करेंगे, मोल से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, इनटू टोटल प्रेशर कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट और गैस जो भी अपने पास गिवन होगी। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला है किसका, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। अब बात करते हैं अपन किसकी, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? कोई भी कंपोनेंट हो अगर वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है, टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, कोई भी हो जो अपनी हायर कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे अपन अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती का जो धुआं है या उसकी जो स्मेल है जहाँ जल रही है वहाँ से लेके जहाँ वो नहीं है वहाँ तक पहुँच जाती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। या मैं कह दूँ एलपीजी गैस सिलेंडर का अगर लीकेज हो रहा है तो गैस सिलेंडर से अपने नाक तक आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन और इफ्यूजन में छोटा सा डिफरेंस है। इफ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू पिन होल और स्मॉल होल, छोटे से होल से अगर डिफ्यूजन हो रहा है दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन, जस्ट लाइक लीकेज ऑफ एलपीजी गैस फ्रॉम द सिलेंडर। जो भी एग्जांपल लिया वो डिफ्यूजन भी है, लेकिन वो डिफ्यूजन थ्रू हो रहा है पिन होल, इसलिए उसको अपन बोलेंगे इफ्यूजन। इफ्यूजन और डिफ्यूजन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस कि इफ्यूजन कहाँ से होता है, फ्रॉम पिन होल, एक छोटे से होल से होगा, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। अब बात करते हैं ग्राम्स लॉ। तो ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन की अगर बात करते हैं आर, तो ये आर होगी डेंसिटी या वेपर डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये डी क्या है, डेंसिटी या वेपर डेंसिटी, डेंसिटी या वेपर डेंसिटी, ठीक है। और जो वेपर डेंसिटी होती है, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। इसका मतलब मैं डेंसिटी की जगह क्या लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं कह दूँ अपने पास दो गैसेस है ए और बी, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है आर ए, इसका आर बी, इसकी डेंसिटी डी ए डी बी, इसका मॉलिक्यूलर वेट एम ए और एम बी। तो अगर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना चाहे तो आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी बी अपॉन डी ए। बोले समझ में आ गया, ए आर ए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी ए, समझ में आ गया। और डेंसिटी की जगह क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, तो एम बी अपॉन एम ए। बोलो बात समझ में आ रही। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है वो उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी की जगह मैंने क्या रख दिया, मॉलिक्यूलर वेट रख दिया। तो अपने पास फॉर्मूला बन गया आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स टू अंडर रूट डी बी अपॉन डी ए का रूट या एम बी अपॉन एम ए का रूट। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है क्या। तो कितना वॉल्यूम किसी गैस ए का कितना वॉल्यूम गिवन टाइम में डिफ्यूज हो गया, द वॉल्यूम डिफ्यूजेज अपॉन द टाइम टेकन, कितना वॉल्यूम उसका चला गया एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज कॉल्ड रेट। रेट को अपन ने डिफाइन करा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड टाइम। ये है वॉल्यूम कितना चला गया, कितना डिफ्यूज हो गया, ये उसमें लगने वाला टाइम। तो आर ए अपॉन आर बी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, वी ए अपॉन टी ए, वी बी अपॉन टी बी, ये हो गया अंडर रूट डी बी अपॉन डी ए, या मैं कह दूँ एम बी अपॉन एम ए। तो ये है अपने पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। क्लियर है। तो ये दो टॉपिक अपने को पढ़ने थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से पहले। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की, ठीक है। एक एक करके अपन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इक्वल मोल मान लेते हैं 1 और 1, या x और x ले लो, कुछ भी ले लो। विद अ पिन होल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप, यानी इफ्यूजन की यहाँ पे बातें कर रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एस्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन टू एस्केप। अब यहाँ पर बात करते हैं वी ए अपॉन वी एच टू लिख लो, वी एच टू अपॉन टी एच टू, वी ओ टू अपॉन टी ओ टू इक्वल्स टू अंडर रूट एम ओ टू अपॉन एम एच टू। यहाँ तक समझ में आ गया। और जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स ऑफ H2
TH2 मोल्स ऑफ O2 TO2। जो वॉल्यूम एस्केप हो रहा है इसका मतलब मोल्स एस्केप हो रहे हैं। ये हो गया 32, ये हो गया 2, 16, ये हो गया रूट 16 का मतलब 4 आ गया, 4/1। अब वो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन गैस एस्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, what fraction of the oxygen gas escape in the time required for 1/2 of the hydrogen to escape। तो यहाँ टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो टाइम में रिलेशन दे रखा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन टू एस्केप। What fraction of इसको मैं मोल फ्रैक्शन में चेंज करना चाह रहा हूँ, इसको मोल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो NH2 अपॉन N टोटल लिख दूँ, NO2 अपॉन N टोटल लिख दें। ये क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अरे समझ में आ रहा है, इस मोल्स को अपन ने मोल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब टाइम दोनों का क्या कह रहा है, वो सेम है। टाइम क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एस्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड, दोनों का टाइम सेम है, लेकिन हाइड्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन है और ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन है उसमें पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन गैस, ये निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। और इतने टाइम में 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन, ये कितना एस्केप हो गया, 1/2 एस्केप हो गया। हाफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन, इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन टू एस्केप। हाइड्रोजन का कितना मोल फ्रैक्शन चला जा चुका है, हाफ जा चुका है। तो 1/2 अपॉन XO2 इक्वल्स टू 4/1। तो हो गया 1/2 XO2 इक्वल्स टू 4/1। तो XO2 कितना आ गया यहाँ से, XO2 इज इक्वल्स टू XO2 इक्वल्स टू 1/8। बोलो बात समझ में आ गई। ये वो फ्रैक्शन है ऑक्सीजन का जो जाएगा बाहर फ्रॉम द कंटेनर जितने टाइम में, सेम टाइम में, यानी जितना हाइड्रोजन का बाहर जाएगा, कितना, हाफ। अगर हाइड्रोजन का हाफ बाहर जाता है उतने टाइम में ऑक्सीजन का 1/8 कंटेनर से बाहर जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखना, अ गैस, स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस के जैसे बिहेव करे कोई रियल गैस, उसके लिए कंडीशन है हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगला देखना, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम डेविएशन। तो डेविएशन मैक्सिमम किसके साथ होता है, इस ग्राफ में अगर मैं बात करता हूं तो जितने ज़्यादा IMF बढ़ेगा, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको देखना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में, CH4 NH3 H2 और N2। CH4 NH3 H2 और N2। तो इन सब में अगर बात करें तो कौन से IMF है, वॉन डेर वाल, जबकि यहाँ पे कौन सा IMF है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पर IMF सबसे ज़्यादा, और IMF सबसे ज़्यादा तो डेविएशन भी सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 2 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 atm। डेंसिटी की बात कर रहा है, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो PV इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m RT।
तो P इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन बी RT बाय m। ये मॉलिक्यूलर वेट है या मोलर मास है? वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास? Pm अपॉन RT। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? D इक्वल्स टू Pm अपॉन RT। वैल्यूज पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बात करूं, D इक्वल्स टू प्रेशर कितना दे रखा है? 5 atm। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना? 28। ये हो गया Pm अपॉन R की वैल्यू दे रखी है 0.082। ये हो गया R। बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन, तो 227 प्लस 273 ये हो जाएगा 500 केल्विन। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास 3.41 ग्राम पर ml। क्लियर है? केवल कैलकुलेशन करनी, मैथ्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। $50 ml of each gas A and of gas B takes 150 and 200 second। A gas, B gas, 50 ml, 150 ml of each, इसका भी 50 ml। टाइम कितना दे रखा? 150 सेकेंड और यहाँ दे रखा 200 सेकेंड। ठीक है। इफ्यूजन थ्रू अ पिन होल अंडर द सिमिलर कंडीशन इफ मोलर मास ऑफ, तो अपन लिख सकते हैं VA अपॉन TA, VB अपॉन TB इक्वल्स टू रूट ऑफ MB अपॉन MA। इसकी जगह रख दिया अपन ने, ये हो गया 1/3, 1/4। मोलर मास ऑफ B इज 36, मोलर मास ऑफ A कैलकुलेट करना है। तो क्या 1/3, 4/1, ये हो गया 6 और ये हो गया रूट MA। इसको सॉल्व कर लो। तो रूट MA इक्वल्स टू 6/4 इंटू 3। ये कितना हो गया? ये आ गया रूट MA। ये रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक बार वापस देख लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं अपन। ये 150 अपॉन 1/3 करेक्ट है, 1/4 करेक्ट है, 36 करेक्ट है, M करेक्ट है। ये हो गया 4/3 इक्वल्स टू 36 अपॉन MA का रूट हटा दो, सीधा स्क्वायर कर दो। तो 16 और 3 3 या 9, 36 अपॉन MA। तो MA इक्वल्स टू 36 अपॉन 16 इंटू 9, 81/4। ये ऑप्शन कुछ मैच नहीं हो रहे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इनमें चारों में कोई ऑप्शन है नहीं, तो शायद ये बोनस जाएगा, या आप इसको करेक्शन देख लेना। आंसर इसमें मैच नहीं हो रहा, चार ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहे हैं। कैलकुलेशन अपनी सही है, पहले भी सही करी अपन ने, तो इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा जो चार ऑप्शन है। तो इसको कर दो नन, या ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग बना लेना क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व कर दिया, और मैथ्स कभी गलत नहीं होती फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो ऑप्शन
कुछ गलत छप गए होंगे, मिसप्रिंट हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। अ सर्टेन गैस टेक्स 3 times एज लॉन्ग टू इफ्यूज आउट एज हीलियम, इट्स मॉलिक्यूलर मास विल बी। अ सर्टेन गैस टेक्स 3 times, तो टी अगर बात करते हैं अननोन, तो वो 3 times है किसका? टी हीलियम का। वी दोनों का सेम है, तो अपन कहते हैं वी एक्स अपॉन टी एक्स, वी हीलियम अपॉन टी हीलियम इक्वल्स टू रूट वी हीलियम। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 एटॉमिक वेट मतलब अपॉन इसका एम एक्स। वॉल्यूम दोनों का सेम है, कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर गया, तो टी हीलियम अपॉन टी एक्स इक्वल्स टू रूट 4/mx। टी हीलियम की जगह टी हीलियम लिखा और टी एक्स की जगह 3 times ऑफ टी हीलियम लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, रूट हटाया, इधर स्क्वायर हो गया, तो 1/9 इक्वल्स टू 4/mx। तो mx इक्वल्स टू क्या हो गया? 36। तो मोलर मास ऑफ सर्टेन गैस इज 36, यानी आंसर हो गया बी। आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है और फॉर्मूला आपको बता ही दिया मैंने, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का। वैल्यू पुट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। फॉर रियल गैसेज वॉन डेर वाल इक्वेशन इज रिटन एज P + an² अपॉन v² v - nb इक्वल्स टू nRT। P + an² अपॉन v² v - nb इक्वल्स टू nRT। ठीक है, वेयर a and b आर वॉन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट्स, 2 sets ऑफ गैसेज आर। पहला सेट गिवन है सेट 1 और सेट 2। सेट 1 दे रखा O2, CO2, H2 और He का, और ये है CH4, O2 और H2 का। ठीक है, द गैसेस गिवन इन सेट वे इज इन, यहाँ तो देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी, बी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट जो बी है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए। यहाँ देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ तो देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी, यहाँ देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, तो बी किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस पार्टिकल, वॉल्यूम। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात करता हूँ तो या 2 एटम या 3 एटम या हाइड्रोजन और या हीलियम। तो सबसे पहले अगर बात करें 3 एटम्स की, अगर बात करें तो 3 एटम जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 3 एटम्स, 1 2 3 जो एटम्स होंगे वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। बाद में देखेंगे अपन अट्रैक्शन की बात है तो यहाँ पर CO2 सबसे ज़्यादा, अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो CO2 सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब CO2 के बाद में अगर मैं देखता हूँ सबसे पहला ऑप्शन C और D, अपने पास ये 2 ऑप्शन हो गए, C और D। अब बात करते हैं अपन O2 हीलियम और H2 में। किस में बात करते हैं? O2 H2 और हीलियम में। तो इन दोनों में अपन क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट शेल, जबकि यहाँ यूज़ करते हैं फर्स्ट और सेकंड शेल। तो इसके बाद कौन आ गया? O2। कौन आ गया? O2। समझ में आ गया? यहाँ केवल एक शेल यूज़ आ रही है, यहाँ 2 शेल्स यूज़ आ रही हैं। तो साइज़ किसका बड़ा है, वॉल्यूम किसका ज़्यादा? O2 का। फिर अपन बात करते हैं H2 और हीलियम और H2 में से। तो अगर हीलियम और H2 में से अगर बात करूँ तो हीलियम बिकॉज ऑफ नोबल गैस, इसका जो एक्सटेंशन या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल होगा वो ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में? हाइड्रोजन के कंपेयर में। बोलो, बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये नोबल गैस है, नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेगी वो ज़्यादा करेगी। फिर अपन बात करते किसकी? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IMF। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो अपने पास कंपैरिजन करना है CH4O2 और H2 में। CH4O2 और H2 में अगर कंपैरिजन करें तो इसमें से सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में प्रेजेंट होगा, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास CH4, उसके बाद O2, और हाइड्रोजन में तो क्या है, रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन नहीं होता। हाइड्रोजन में तो क्या होता है, रिपल्शन। ठीक है, तो आंसर अपना कौन सा जाएगा इसका, सी। आंसर क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखना। By what factor does the average velocity of a gaseous molecule increases when the temperature is doubled? By what factor does the average velocity of gaseous mixture? तो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज क्या लिखते हैं अपन, √8/π RT/m। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है, √T, T डबल कर दिया तो V1/V2 इक्वल्स टू क्या लिख दो, T1/T2 का रूट। तो T2 कितना कर दिया, डबल, तो V1/V2 क्या हो गया, 1/√2। तो V2 इक्वल्स टू क्या हो गया, √2 V1, √2 की जगह 1.414। तो ये आंसर आ गया अपने पास 8th का 1.4 टाइम्स, यानी 4th ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8th। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की। Two gases A and B having the same volume diffuses through a porous partition in 20 and 10 सेकेंड। वापस से VA/TA VB/TB। तो VA और VB तो सेम दे रखा है, TA की जगह लिख सकते हैं अपन 1/20 1/10 सेकेंड्स। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ B तो ऊपर आएगा और A 49 दे रखा है। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ B फाइंड करना है। ये कितना हो गया, 10/20 √MB/49। तो ये कितना हो गया, 1/2 का स्क्वायर कर दूं, MB/49। तो यहाँ से MB कितना आ जाएगा, MB इक्वल्स टू 49/4। तो अप्रॉक्स कितना हो गया, 12.25 U अप्रॉक्स। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास B। ऑप्शन हो गया B। क्लियर है, सिंपल सा फॉर्मूले लग रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपने देखे होंगे किसके ऊपर बेस्ड है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के ऊपर बेस्ड है। तो आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना। नेक्स्ट देखना, ए गैसियस मिक्सचर वॉज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इक्वल मोल्स ऑफ CO एंड N2। CO N2 1 मोल। टोटल प्रेशर P टोटल कितना दे रखा है, 1 atm। द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर P_N2 निकालना है, मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 देखना। अ बबल ऑफ एयर इज अंडर वाटर एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 1.5। एक कोई बबल है, पानी के नीचे है, ये पानी के नीचे है, ये ऊपर आएगा। तो यहाँ P1 V1/T1 इक्वल्स टू P2 V2/T2 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि तीनों वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। पढ़ लो क्वेश्चन को ध्यान से। अब बबल ऑफ एयर इज अंडर वाटर टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ नीचे 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 288 केल्विन में। प्रेशर 1.5 बार, वॉल्यूम V1। अब सरफेस पे आ गया अगर ये बबल, टेम्परेचर हो गया 298 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, प्रेशर हो गया 1 बार,
तो वॉल्यूम को कंपेयर करो, तो बस V2 को कंपेयर करना है, तो V2 इक्वल्स टू 298/288 इंटू 1.5 टाइम्स ऑफ V1। ये आंसर आ गया अपने पास, सॉल्व कर लो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर्स के अपने पास में 2011 तक के। ठीक है, एक क्वेश्चन और है 2010 का है। क्वेश्चन देखना, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 6 ग्राम CH4 का मतलब 6/16, ये तो मोल्स हो गए, ये आ गया N, और वॉल्यूम दे रखा है 0.03 मीटर क्यूब, और टेम्परेचर दे रखा है 129 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 और ऐड कर दो, ये हो गया केल्विन में, और R दे रखा है 8.314, और प्रेशर पूछा है, तो P V इजिकल्स टू N R और T, प्रेशर फाइंड करना है, तो P इक्वल्स टू N R T अपॉन V। N गिवन है, ये रहा 6/16, R गिवन है, ये रहा, T गिवन है, ये रहा, वॉल्यूम गिवन है, ये रहा, केवल ये वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और देखना, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल, A2 मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? 4.4 इंटू 10⁻⁻19। और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एनर्जी है 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतनी एनर्जी तो एब्जॉर्ब हुई, इतनी एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए थी। ए और ए बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी। दी कितनी? इतनी। तो बची कितनी? 0.4 इंटू 10⁻⁻19। ये बताओ बची हुई एनर्जी क्या बनेगी? इस दो ए की बन जाएगी ये क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो एक ए की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0.4 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2, या क्या 0.2 इंटू 10⁻⁻19, या क्या तो 2 इंटू 10⁻⁻20। समझ में आ गया? दी कितनी? 4.4। बॉन्ड तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड कितनी थी? 4। तो रिमेनिंग कितनी रही? 0.4। ये 0.4 एनर्जी कितने एटम्स ने ली? 2 एटम्स ने। तो एक एटम के पास कितनी गई? उसकी आधी। अरे बोलो, समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे स्टेट्स ऑफ मैटर के। आप प्रैक्टिस करना कुछ और क्वेश्चंस, अगर प्रॉब्लम आएगी तो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।